बनाने के आप PO लेके चेक करो या P लेके चेक करो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं और ये हमारे पास डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। अगर हमें नीचे की तरफ बनाना है तो इसी तरह आप इसको नीचे की तरफ बना सकते हैं। अगर आपको क्रॉस सेक्शन नीचे दिखा है या फिर हमें अगर इसको रोटेट करना है तो रोटेट की कमांड की शॉर्टकट की है RO। और अगर कहीं आपको इसे रोटेट करना पड़े, मैं इसे यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और रोटेट करने की कमांड भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। RO लिख के एंटर करें या रोटेट की कमांड यहाँ से लें। सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर करना है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके बाद एंटर करना, ये तकरीबन हर कमांड में हमें करना होता है। और उसके बाद आप क्लिक करते हैं और वो आपसे पूछता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर आपको बिल्कुल 180 में घुमाना है तो चीज जो है वो उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगी। मैं 180 लिखूंगा तो ये आप देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अगर 90 लिखता है या 120 लिखता तो ये लेफ्ट और राइट पे रोटेट हो जाता। लेकिन फिलहाल हमें रोटेट नहीं करना है, सिर्फ सिखाने के लिए आपको बताया गया है। यहाँ पर हमने बताया है कि इस रूम का हमें सेक्शन कट करना है और ये सामने की तरफ हमें इसका सेक्शन देखना है। जो भी सेक्शन कट किया जाता है किसी भी ड्राइंग में 1 या 2 या 2 से ज्यादा भी सेक्शन कट किए जा सकते हैं। तो जो भी सेक्शन हम कट करते हैं उसे किसी न किसी अल्फाबेट से हमें जाहिर करना होता है, उसको शो करना होता है। तो आप चाहें तो एक चीज जो मैं सबको बताता हूँ वो ये कि आपको एक दफा अगर टेक्स्ट की कमांड आपने बना ली है, टेक्स्ट यूज कर लिया है, तो फिर आप बार-बार टेक्स्ट की कमांड में जाकर उसे ना लगाएं, बल्कि इसी को कॉपी करें और उसके बाद इसको एडिट करें ताकि आपका टाइम सेव हो, कम टाइम में आप ड्राइंग बना सके। तो अब आपने एक दफा टेक्स्ट की कमांड यूज कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को हर जगह कॉपी करूंगा और मैं इसको एडिट कर लूंगा। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे रखना है और इसको ये जो क्रॉस सेक्शन की लाइन पर, ये जो क्रॉस सेक्शन वाला बताया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के लिए ट्रायंगल बनाने और ट्रायंगल कैसे बनेंगे एक दफा फिर देख लेते हैं। पॉलीगॉन में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और नंबर ऑफ साइड हमें मेंशन करनी है। 3 ट्रायंगल बना रहे हैं तो 3 साइड में 3 लिख के एंटर किया है। और उसके बाद हमें कहीं पर भी क्लिक करना है क्योंकि सर्किल की तरह हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने जा रहे हैं। कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं इंस्क्राइब्ड सर्किल या सर्कम। हम आई लेके इंस्क्राइब्ड सर्किल पे ही जाते हैं और आई लिख के मैंने एंटर किया और मेरे पास मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि कहीं पर भी मेरे पास ये ट्रायंगल बनना शुरू हो गया। जितना ज्यादा आप माउस को पीछे करेंगे उतना ज्यादा ये ट्रायंगल जो है वो लार्ज होता चला जाएगा। मैं और तो ऑन कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ये जो ट्रायंगल है ये एक्स वाई एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में एंगल इसका ना जाए, ठीक है। मुझे इसका एरो ऊपर की तरफ चाहिए और इसका साइज मैं समझता हूँ कि इतना भी साइज काफी है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो ये मेरे पास इस तरह से ये ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप ड्रॉ करने के बाद कॉपी कर लें और कॉपी करके इसको आप जो है वो एक दफा राइट पर ले और राइट पर लाकर आप कहीं भी रख सकते हैं जहां ड्राइंग में आपको मेंशन किया है आप वहां रख सकते हैं। और इसको आप डिलीट कर लें इस वाले को या मूव करके ले आए। और इस वाले को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास इसी के बिल्कुल सामने मैंने ऑर्थो ऑन करना है ताकि इसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। अगर ऑर्थो ऑफ होगा तो ये आगे पीछे चला जाएगा। ऑर्थो ऑन करके मैं इसे ला रहा हूँ ताकि इसकी अलाइनमेंट वही रहे और बिल्कुल सेम एक ही लाइन में ये मेरे पास आएगा। और मैं एक लाइन लेकर इसके मैं ज्वाइन कर दूंगा, इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो आप जो है वो ट्रायंगल की कमांड इस तरह से यूज करेंगे और आप इसको एरो को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एरो का साइज आप जो है वो बाय रेडियस की तरह भी आप दे सकते हैं। 3 इंच 4 इंच 5 इंच आप ट्रायल एंड एरर से भी उसे बना के देख सकते हैं या अगर आप जूम करके माउस के व्हील को आगे पीछे करके उसको एडजस्ट करना चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब असल काम है सेक्शन को ड्रॉ करना और सेक्शन को ड्रॉ करने से पहले मुझे यहाँ पर ए सेक्शन का नाम है मेंबर में, तो हम इस सेक्शन को ए लिख लेते हैं। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा था इसमें ये है कि टेक्स्ट को हमने एक दफा लिख लिया है तो उसे हम कॉपी कर लेते हैं और उस टेक्स्ट को अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एडिट होने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल ए करके सबको डिलीट कर दूंगा और जो मुझे टेक्स्ट लिखना है मैं उसको लिख लूंगा। ए लिखा है, ओके कर देंगे तो ये मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया। इसको मैं यहाँ पर लाके मूव कर दूंगा। मूव करने के लिए टेक्स्ट की मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको एक शॉर्टकट कमांड बताई थी और वैसे ये ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट के लिए ये बेहतर होती है। और इसका तरीकेकार क्या है कि आप टेक्स्ट पे पहले एक दफा लेफ्ट क्लिक करें और उसके बाद दोबारा टेक्स्ट पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेकिन इस दफा आपने दूसरी दफा लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके माउस के साथ साथ मूव करेगा। जहां जहां आप लेफ्ट क्लिक आपने प्रेस करके रखा हुआ है और जहां जहां आप माउस को मूव कर रहे हैं वहां वहां ये टेक्स्ट मूव करेगा। तो टेक्स्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं इस तरह से बगैर मूव
की कमांड के। तो एक दफा आपने लेफ्ट क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर, ये सिलेक्ट हो गया। दूसरी दफा आपने माउस को लाना है और इसके ऊपर आपके लेफ्ट क्लिक जब दोबारा करेंगे तो लेफ्ट क्लिक को रिलीज नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक को आपने प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने माउस को मूव करना है। तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो मूव होता रहेगा। तो ये आपने इसको इस तरह से लाके जहाँ पे रखना है वहाँ पर आप माउस को रिलीज कर देंगे तो आपका टेक्स्ट वहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको यहाँ तक लाएंगे और मैंने इस ए को भी यहाँ पर रख दिया है। तो टेक्स्ट की कमांड के लिए बेहतर ये है कि एक दफा आपने टेक्स्ट की कमांड लिख दी, उसी को आप कॉपी करते रहे और उसको एडिट करते रहे, ना कि हर दफा नए सिरे से टेक्स्ट की कमांड ले, फॉन्ट बताएं, साइज बताएं, तो आप जो है एडिट करके काम चला सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है इसी चीज को फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये डोर राइट साइड पे ही था तो हमने यहाँ पर राइट साइड पे रखा है, किसी भी साइड पे डोर हो सकते हैं। तो ये हमने रूम लिए 20 बाय 15, 20 फीट बाय 15 फीट का ये रूम था और यहाँ पर हमने इसको बनाया। अब हमारा काम है इसके सेक्शन बनाना और सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो बहुत ही आसान टेक्निक है, सेक्शन हमारे पास प्लान को देखकर ही बनाया जाता है और हमें इसकी अलाइनमेंट को फॉलो करना होता है। वॉल के सामने हमें वॉल ही लानी होती है ताकि जब हम प्लान बनाएं उसके सामने ही हम सेक्शन ड्रॉ करें। ये हमने काटा है, सेक्शन का साइन शो किया है कि हम किस तरफ सेक्शन काट रहे हैं और हम कौन सी वाली वॉल्स को देख रहे हैं, क्या चीज हमें नजर आएगी। तो जब हम सेक्शन काट रहे हैं तो हमारे पास सामने की तरफ हमें देखना है, जो इससे पीछे की चीज है वो सेक्शन में अब हमें शो नहीं करनी है, जो इसके सामने चीज आ रही है वही हमें शो करनी है और वही अब हम शो करेंगे। हमें एक सामने दीवार नजर आ रही है और इस दीवार में एक विंडो या खिड़की लगी हुई है और वो हमें इसमें शो करनी है और वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। वो आपने मैनुअल में बना है कि ये दीवार हमारे पास होगी, उसकी थिकनेस होगी, ये हमारे पास विंडो सामने नजर आ रही होगी और सेक्शन हो या एलिवेशन हो, जहाँ पर वो हाइट विंडो की जो हमने छोड़ दी थी, इग्नोर कर दी थी, यहाँ पर उसका काम होगा और यहाँ पे विंडो की हाइट हमें नजर आएगी जब हम उसे सामने से देखेंगे। जैसे आपके सामने ये विंडो है तो इसकी हाइट हमें नजर आ रही है, ये डोर है इसकी हाइट हमें सामने से नजर आ रही है, तो ये चीज हम यूज करेंगे। तो प्लान को देखते हुए क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं इसको अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी पेज पे हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका प्लान होगा आपने लाइन की कमांड में जाना है और लाइन की कमांड में जाने के बाद आपने जो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी जिसका हमें क्रॉस सेक्शन काटना है, तो सामने ये वाली दीवार हमें नजर आ रही है और ये वाली वॉल्स का भी सेक्शन कट रहा है तो ये भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपने अंदाजे से लाइन की कमांड लेके उसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऊपर तक मैं इसको ले गया हूँ लाइन को। इसी तरह मैंने यहाँ भी इस कॉर्नर पे भी इस एक्स पर भी लाइन की कमांड ली और इसे अपने अंदाजे से मैंने ऊपर तक लेकर जाकर लाइन को रोक दिया है। ठीक है, तो मैंने दो लाइन जो है ये एक्स्ट्रा लगाई है और एक लाइन में और एक्स्ट्रा लगाऊंगा एक्स एक्सिस पर, ये भी मैं रेंडम लगाऊंगा किसी भी डिस्टेंस के साथ, जो कि मैंने रेंडम एक लाइन यहाँ पर भी लगा ली है ताकि मैं अपने प्लान और अपने सेक्शन को डिफरेंशिएट कर सकूं। इनके बीच की लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा बाद में ताकि प्लान और सेक्शन दोनों अलग अलग हो जाएं। तो क्या काम करना है, सबसे पहले जो भी आपका प्लान है उसमें आपने एक्स्ट्रा लाइंस आपने स्टार्ट करी है और उन लाइंस को आप ऊपर तक लेकर गए। जो हमारी एक्सट्रीम लाइंस थी, जो आउटर लाइंस थी, उनको मैंने एक्सटेंड किया है और लाइन की कमांड लेकर मैंने इनको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया लाइंस को। दो लाइन ये आई और तीसरी लाइन मैंने रैंडम बगैर किसी डिस्टेंस के एक्स एक्सिस पे अपने अंदाजे से एक लगा ली है और यहाँ से मुझे अपना काम स्टार्ट करना है और इसको मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को शो करता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम सेक्शन बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखानी होती है, क्या क्या डिटेल हमें शो करनी होती है। तो कोई भी हमारी बिल्डिंग हो उसको हम अभी अगर सामने से देखें तो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्डिंग में सामने नजर आ रही होती हैं और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं बिल्डिंग के जो हमारे पास जमीन के नीचे होते हैं। तो जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमें सारी डिटेल देनी होती है कि किस जगह से आप सेक्शन काट रहे हैं और हमें क्या क्या यहाँ पर दिखेगा। तो सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, तकरीबन सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा रूम है जिसको हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी हाइट फ्लोर फिनिश लेवल से दो तरह के लेवल की हम बात कर लेते हैं। एक होता है फिनिश ग्राउंड लेवल जिसे हम रोड लेवल भी कहते हैं, सड़क का लेवल, और दूसरा होता है फिनिश फ्लोर लेवल या फ्लोर फिनिश लेवल। और ये वो फ्लोर का लेवल होता है जो हमारा बिल्कुल फाइनल होता है, चाहे आपने उस पर मार्बल लगाए हो, चाहे आपने उस पर टाइलिंग की हो या आपने उस पर प्लास्टर किया हो। तो जो हमारा फिनिश लेवल होता है ये हमारा फाइनल लेवल होता है किसी भी घर का, किसी भी रूम का। तो हमें अपनी जो हमारी बिल्डिंग होती है, घर
शॉप है, कोई भी चीज़ है, आपने उसे रोड लेवल से ऊंचा रखना होता है। वरना क्या होता है कि वक्त के साथ साथ बाहर रोड जो है उनकी रिप्रोफाइलिंग होती रहती है, डामर डलता रहता है और एक वक्त आता है कि रोड लेवल हमारे घरों के लेवल से ऊंचा हो जाता है। उसकी वजह से क्या नुकसान होता है कि बारिश का पानी या किसी भी किस्म की ड्रेनेज जो है वो हमारे घरों में आने लगती है। तो अपने घरों को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है या कोई भी आप दुकानें या कोई भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं साइड पे, तो आपने उन सब चीज़ों को जो है वो उन शॉप्स वगैरह को हर चीज़ को कम से कम जमीन से 2.5 फीट या तो 3 और 3.5 फीट तक बढ़ा देते, ताकि अगले 50 साल में 30-40 साल में जितनी भी रोड के लेवल बढ़ते चले जाए, हमारा जो घर हो या हमारी जो प्रॉपर्टी हो वो रोड लेवल से काफ़ी ऊँची हो। तो कम से कम 3 फीट 4 फीट 2 फीट 2.5 फीट हम रखते हैं, पहले 2 या 2.5 रखा जाता था, लेकिन अब इसको बहुत बढ़ा दिया 3-3.5 फीट तक ले गए। तो उसको हम कहते हैं प्लिंथ, जिसके ऊपर हमारी ये दीवारें घर की खड़ी होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये इसका हमारा प्लिंथ बीम है, और ये बीमें होती है जहाँ जहाँ दीवार खड़ी होती है घर के नीचे, वहाँ हमारे पास प्लिंथ बीम चल रही होती है, जो हमारे पास फाउंडेशन के साथ या हमारी प्लिंथ जो हमने अपने घर को ऊंचा किया है उसके अंदर ये बीम चल रही होती है, और ये हमारे पास कंक्रीटिंग होती है। इसको भी कंक्रीट का सिंबल इसमें लगाएंगे। तो ये फिनिश ग्राउंड लेवल रोड लेवल होता है, जिससे हमें अपने घर को अपनी बिल्डिंग्स को ऊंचा रखना पड़ता है। और ये हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल है, जितना भी 2 फीट है 2.5 फीट है, जहाँ पे 2 फीट मैनुअल में लिया है तो हम इसे 2 फीट ही ले रहे हैं। अगली किसी टास्क में हम देखेंगे कि हमें इसके अंदर मजीद जो हमें हैचिंग करनी है वो क्या क्या है, स्टोन सोलिंग होती है, पत्थर दिखाते हैं, इस तरह हमारे पास इसमें जो फिनिशिंग होगी वो हम दिखाएंगे। लेकिन आज की टास्क में हमने खाली रखना है और सिर्फ हमने ये बीम दिखानी है, और इसके बाद जो दूसरी चीजें हमें नजर आएंगी इस सेक्शन में वो सारी हमें दिखानी है। क्रॉस सेक्शन काटने का मकसद ये होता है कि आपको उस जगह का टॉप एक एक चीज आपको शो करनी है। उस एरो जहाँ पर आपने एरो दिखाया है कि जमीन के नीचे क्या पोजीशन है, ऊपर अगर वॉल्स हैं तो ये कंक्रीट की वॉल है या ब्लॉक मेसनरी की है, ब्लॉक मेसनरी के लिए डबल लाइन से हैचिंग करते हैं। तो इससे हमें मटेरियल पता चलता है कि कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और हमारे पास कहाँ कहाँ बीम यूज हुई है, या अगर कहीं बीम नहीं है डायरेक्ट दीवारों के ऊपर स्लैब रखा गया है तो वो भी हम स्लैब को भी कंक्रीटिंग से शो करते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर हमें डिटेल शो करनी होती है सेक्शन के अंदर ये हमारे पास क्या है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है। सेक्शन में और एलिवेशन में क्या फर्क है? सेक्शन में और एलिवेशन में फर्क ये है कि सेक्शन मैं किसी पार्टिकुलर जगह का काट के बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ का सेक्शन काटा और मैंने यहाँ का बता दिया, लेकिन जब बात होती है एलिवेशन की तो उसमें सेक्शन नहीं काटा जाता। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि हमने ये क्रॉस सेक्शन काटा, इसका मतलब है कि कोई भी आदमी या कोई भी चीज इसको सामने खड़े होकर देख रही है और हमें ये चीज नजर आ रही है। लेकिन एलिवेशन में क्या होता है कि एलिवेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर से आकर देखते हैं उस बिल्डिंग को कि हमारे पास ये बिल्डिंग किस तरह नजर आ रही है या इसका फ्रंट साइड क्या है। तो अगर आप फ्रंट एलिवेशन की बात करेंगे तो बंदा या जो भी कैमरा या सामने से हम देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन में हम उसे सामने से देखेंगे तो हमें सामने से नजर आएगा, और इसका फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि ये घर है, ये साइड में हमें एक दरवाजा नजर आ रहा है बस, क्योंकि ये जो विंडो नजर आ रही है ये पीछे की तरफ है, इस दीवार में कोई विंडो नहीं थी। अगर यहाँ पे कोई विंडो होती तो फ्रंट एलिवेशन में ये विंडो मुझे इस तरह से नजर आती, ठीक है। तो फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन में क्या फर्क है कि फ्रंट एलिवेशन में हम बिल्डिंग को सामने से देख रहे होते हैं और क्रॉस सेक्शन में हम घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या उस कमरे के अंदर कहीं से भी जहाँ से सेक्शन काटा होता है उस तरफ से हम देख रहे होते हैं। अगर से आपसे कहा जाए कि सेक्शन को यहाँ से काट के दिखाया जाए तो फिर हमें ये वाली वॉल नजर आएगी और इस वॉल के अंदर ना तो कोई विंडो है ना कोई वेंटिलेटर है, तो इसको भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं जिस तरह से हम ये बना रहे हैं। आप इसको इसी तरह से यहाँ पर इसका सेक्शन ड्रॉ करेंगे इसी की सीट में और उसके बाद में उसको आप रोटेट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास इसका भी बन जाएगा। तो बहरहाल अभी हम फ्रंट की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट काटे गए सामने की तरफ, तो क्रॉस सेक्शन किस तरह बनाना है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी हमने जो लाइन लगाई है मान लेते हैं ये वाली लाइन ये वाली है, इस लाइन से मैं 2 फीट का ऑफसेट दूंगा तो ये प्लिंथ मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। 2 फीट की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास बन जाएगी प्लिंथ। तो यहाँ से अगर मैं 2 फीट का ऑफसेट देता हूँ तो मेरे पास एक लाइन यहाँ पर भी आ जाएगी जो कि बन जाएगी इसकी प्लिंथ और प्लिंथ बीम वगैरह उसके अंदर आएंगी। तो इसका मैं ऑफसेट ले रहा हूँ और आप लोग अगर अपने पास मैनुअल है तो आप उसमें देख सकते हैं, बहुत बेहतर तौर पर आप देख सकेंगे उसमें। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मैंने एक रैंडम लाइन लगाई थी, मैं मान लेता हूँ कि ये रोड लेवल है और यहाँ से मैं ओ एंटर 2 फीट एंटर कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये 2 फीट की मेरे पास प्लेस आ गई है। ये 3 फीट भी हो सकती है, 4 फीट भी हो सकती है, जो ड्राइंग में आपको आर्किटेक्ट ने दी है वही आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 फीट की प्लेस ले ली क्योंकि मैनुअल में ये 2 फीट की प्लेस यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो विंडो को भी बना सकता हूँ क्योंकि मुझे सेक्शन जो कट रहा है इसके अंदर विंडो भी नजर आ रही है और आपको पता है कि विंडो जो होती है वो जमीन से 3 फीट ऊपर आगे बनना शुरू होती है जिसको हम सिल हाइट कहते हैं। तो ये विंडो भी जमीन से 3 फीट ऊपर होगी और मैं अपनी आसानी के लिए जिस लोकेशन पे विंडो है यहाँ पर तो सेंटर में विंडो है
तो मैं यहाँ पर भी मैं यही टेक्निक लगाऊंगा कि जो विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ लेके गया हूँ। इसी तरह जहाँ पे विंडो का जो एंड पॉइंट है, दूसरी वाली विंडो, ये विंडो जहाँ पर खत्म हो रही है इसकी दूसरी साइड, यहाँ से भी मैंने एक लाइन स्टार्ट की और इसको भी मैं ऊपर ले जाकर मैंने रोक दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत सारी लाइन हो गई है, मैं समझता हूँ कि मुझे इनको ट्रिम कर लेना चाहिए। यहाँ डबल एंटर से मैंने ये नीचे की सारी लाइन ट्रिम कर ली, ये साइड्स की दोनों लाइन ट्रिम कर ली क्योंकि इनका मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैंने ये अंदर वाली लाइन भी ट्रिम कर ली ताकि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। मैंने इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही थी उन सबको ट्रिम कर दिया। आप शुरू में भी कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो प्लिंथ मुझे नजर आ रही है और सेंटर में ये जो दो लाइनें मैंने लगाई है मजीद, ये मेरी विंडो की सीट मुझे बता रही है, विंडो की अलाइनमेंट बता रही है। और यहाँ से अब मैं एक ऑफसेट लेता हूँ इस वाले लेवल से 3 फीट हाइट का, क्योंकि विंडो जो स्टार्ट हो रही होती है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं होती बल्कि जमीन से कम से कम 3 फीट के लेवल पर मौजूद होती है। तो ये मेरा रोड लेवल था, ये मेरा घर का फिनिश फ्लोर लेवल है जहाँ पर फाइनल लेवल है, जहाँ पे टाइलिंग मार्बल जो कुछ भी हुआ है, और इस लेवल से विंडो 3 फीट ऊपर है। तो मैं ओ एंटर 3 फीट एंटर करता हूँ और इस लाइन से मजीद ऊपर करूंगा तो 3 फीट का मुझे एक ऑफसेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो विंडो मेरे पास 3 फीट के बाद ऊपर है, 3 फीट से मजीद विंडो ऊपर है, और विंडो का साइज मुझे क्या दिया गया है, विंडो की हाइट है 4 फीट। तो ये अगर विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो विंडो का मजीद हाइट कितनी है, 4 फीट की हाइट है। मैं ओ एंटर 4 फीट एंटर करूंगा और इस लाइन से एक ऊपर लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक्चुअल विंडो है जो जमीन से 3 फीट ऊपर है और इसकी हाइट है 4 फीट। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है साइड में, इन सबको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि मैं अपनी विंडो को देख सकूँ कि इस रूम पे विंडो मेरे पास किस लोकेशन पर आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास विंडो जमीन से 3 फीट ऊपर है और इसकी हाइट है 4 फीट की। ये इस तरह से मैंने बना ली है। और इसके बाद जितनी विंडो की एक्स्ट्रा लाइन आ रही है जो मैंने ज्यादा एक्सटेंड की थी उनको मैंने ट्रिम कर दिया है TR डबल एंटर से। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरह से इन लाइंस को ट्रिम किया है। और ये विंडो को बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट का बनाने का फायदा ये होता है कि विंडो अगर सेंटर में ना हो, यहाँ कहीं हो, तो जिस जगह भी विंडो होगी आप वहीं पे लाइन उठा लेंगे और वो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको फिर बाद में मूव करना नहीं पड़ेगा। विंडो अपनी जगह पर ही कंस्ट्रक्ट होगी, अपनी जगह पर ही बनेगी। तो ये हमने विंडो की अलाइनमेंट ले ली थी और उसके बाद जो डिस्टेंस हमें दिए गए थे मैनुअल में 3 फीट या 4 फीट, वो हमने एज इट इज फॉलो कराए और उसके साथ ही हमने इसको बना लिया है। और अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस जीरो लेवल से ये हमारे जो फिनिश लेवल है, यहाँ से हमारे कमरे की छत हमें कितनी दी गई है रूम की। तो स्टैंडर्ड हाइट जो होती है वो 10 फीट होती है। और अगर आप अपने मैनुअल में भी देखें तो सेक्शन के अंदर आपको हाइट नजर आ रही है, ऊपर कंक्रीट का स्लैब रखा गया है और वो हमारा कितने 10 फीट का है। मान लीजिए ये भी अगर हम मान लें ये 10 फीट से वैसे ज्यादा है इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अगर इसको 10 फीट एज्यूम कर ले तो ये 10 फीट कहाँ से कहाँ तक होता है, फिनिश फ्लोर लेवल यानी कि जो टाइल लेवल है यहाँ से मेजर करेंगे। और ये छत का जो फेस है ये हमारे पास जो नजर आ रहा है ये हमारे पास रूफ का, ये हमारे पास 10 फीट होगा। और इसकी जो थिकनेस होगी स्लैब की वो मजीद 6 इंच ऊपर की तरफ होगी। अगर 6 इंच है, अगर 8 इंच है, तो वो हमारे पास शामिल नहीं हो रही है। तो हमारे पास अगर ये रूम की हाइट 10 फीट है तो मैं इस जगह से 10 फीट का ऑफसेट दूंगा और यहाँ पे कहीं मुझे एक लाइन मिलेगी। ऑफसेट देख लेते हैं कहाँ पर ये लाइन मिलती है। ओ एंटर 10 फीट एंटर करेंगे, ओ एंटर 10 फीट एंटर, और इस जीरो लेवल से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो 10 फीट में मुझे यहाँ पर ये स्लैब की जो बॉटम लाइन है ये मुझे मिल गई है। और इस लाइन से मुझे मजीद स्लैब की थिकनेस 6 इंच की दिखानी है। ये जितना भी कंक्रीट के स्लैब है इसकी जो भी थिकनेस होगी 6 इंच हो, 7 इंच हो, 8 इंच हो, वो इसके ऊपर की तरफ होगी। और वो मैं ले रहा हूँ ओ एंटर 6 इंच एंटर, और इस पे क्लिक करके मैं इसके ऊपर कहीं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास स्लैब की थिकनेस भी 6 इंच की मिल गई है। और अब इसके ऊपर ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस है इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मजीद कुछ और नहीं बना हुआ। अगर इस हिस्से में कहीं कोई वाटर टैंक या ओवरहेड टैंक बना होता तो मुझे इस सेक्शन में उसको भी दिखाना पड़ता कि यहाँ कहीं कोई टैंक बना हुआ है या इसके ऊपर, तो वो चीज भी शो करनी पड़ती, चाहे वो जमीन के नीचे की हो या जमीन के ऊपर की हो। जो चीज इस सेक्शन के रास्ते में आएगी वो चीजें हमें सारी शो करनी पड़ेंगी सेक्शन में। ठीक है, तो ये एक आसान सी ड्राइंग है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन आगे ओवरहेड टैंक और जो जो चीजें आएंगी वो आपने शो करनी होगी। तो यहाँ पर अभी इसमें अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो सामने हमें दीवार नजर आ रही है इसकी थिकनेस भी है 6 इंच की। तो मैं यहाँ से 6 इंच का ऑफसेट लूंगा, इसी तरह यहाँ से भी 6 इंच का ऑफसेट लूंगा। उस वक्त मैंने इस वजह से नहीं लिया कि बहुत ज्यादा लाइन हो जाती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये ऐसी आसान सी चीज है, इसका हम ऑफसेट ले लेते हैं जो कि हमारी दीवार की थिकनेस है हमें नजर आएगी। ओ एंटर 6 इंच एंटर, यहाँ से मैंने 6 इंच ऑफसेट लेना है और यहाँ से मैंने 6 इंच ऑफसेट लेना है। तो मेरे पास इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये तकरीबन तैयार है,
इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम और करना है और इसके अंदर ट्रिम करना है, ठीक है। ये वाली जो लाइन मुझे नजर आ रही है वर्टिकल छोटी वाली, इसको ट्रिम करना है और इसको ट्रिम करना है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को ट्रिम नहीं करना है, और वो क्यों? क्योंकि स्लैब जो रखा गया है वो हमारी दीवारों के ऊपर रखा गया है, वॉल्स के ऊपर रखा गया है। ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे बीम्स या कॉलम नहीं होते उन स्ट्रक्चर्स को लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, कि यानी कि उनका सारा लोड जो होता है उनकी ब्लॉक्स या दीवारों के ऊपर आ रहा होता है और उसके अंदर कोई बीम या कॉलम नहीं दिया जाता। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अगला जो हमारी टास्क आएगी उसके अंदर भी वही आएगा, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो ज्यादातर रिमोट एरिया या गांव देहातों में इस किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पे कॉलम या बीम वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ पे ब्लॉक्स के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन की जाती है और फिर आरसीसी का एक स्लैब डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्लैब रखा गया है ये इस वॉल के ऊपर रखा गया है। तो ये वाली जो लाइन है छोटी वाली, इसको मैं ट्रिम करूंगा और इसको अभी दिखा देते हैं कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये लाइन ट्रिम करनी है। क्योंकि अगर मैं ये वाली लाइन ट्रिम कर दूंगा तो आपका ऐसा लगेगा कि ये जो स्लैब रखा गया है ये बगैर दीवार के बीच में कहीं हैंग हुआ है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि स्लैब जो है वो दीवार के ऊपर रखा गया है। तो मैं इसमें ये वाली लाइन जो है इसको ट्रिम कर दूंगा। इसी तरह ये वाली लाइन ट्रिम कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि स्लैब आपको रखा हुआ दिख रहा है इस वाली वॉल के ऊपर और इस वाली वॉल के ऊपर। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ और दूसरी वाली लाइन को ट्रिम कर देता हूँ तो आपको लगेगा कि स्लैब जो है वो अलग रखा हुआ है और वो बगैर दीवार की सपोर्ट के किसी तरह से हैंग हुआ है, ठीक है। तो आपने इसमें बहुत चीज देखनी है कि स्लैब जो है वो हमेशा वॉल के ऊपर रखा हुआ होगा या बीम के ऊपर रखा हुआ होगा। तो आपने वही वाली लाइन ट्रिम करनी है जो हमें शो करे कि स्लैब जो है वो वॉल के या बीम के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब हमें विंडो में थोड़ा सा काम करना है। और विंडो में हमें काम ये करना है कि विंडो के चारों तरफ बॉर्डर हमें लेना है। 1 इंच का मैं बॉर्डर ले रहा हूँ, ओ एंटर 1 इंच एंटर, और मैं चारों तरफ से 1-1 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ। 1-1 इंच का ऑफसेट लेने के बाद मैं ये एजेस है इसके इनको ट्रिम कर देता हूँ TR डबल एंटर से, और TR डबल एंटर से इन एजेस को ट्रिम करने के बाद 1 इंच का चारों तरफ से 1 इंच का ऑफसेट लेना है इसके अंदर, ताकि इसकी जो ग्रिल है इस तरह का पैटर्न आप फर्स्ट सेमेस्टर में करा चुके हैं। 1-1 इंच का ऑफसेट चारों तरफ से ले लिया है। और इसके बाद मैं इस पे एक नई कमांड आप लोगों को बता रहा हूँ डिवाइड करने की। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिवाइड करना है, क्योंकि आगे हमारे पास मुख्तलिफ कमांड आएंगी, तो जितनी ज्यादा कमांड आप अभी सीख लें आगे आपके काम आएंगी। एक नई कमांड सिखा रहा हूँ डिवाइड करने की, DIVIDE। किसी भी चीज को डिवाइड करना है इक्वली तो हमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोकैड हमें डिवाइड करके देगा, चाहे वो फ्रैक्शन में जाए डेसिमल में जाए, वो इक्वली हमें डिवाइड करके देगा। अब ये 6 फीट की विंडो थी जो कि अब रह गई है तकरीबन 5 फुट 10 इंच की, क्योंकि 1-1 इंच का ऑफसेट देने के बाद 2 इंच इसमें कम हो गया दोनों तरफ से, तो 5 फुट 10 इंच है। और अगर मैं इसको इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइड करने जाऊँ तो यकीनन डेसिमल में कुछ आंसर मिलेंगे। तो हम ऑटोकैड से ही डिवाइड करवा लेते हैं। DIVIDE डिवाइड इसकी कमांड है, इसकी शॉर्टकट की है DIV, जिसे डिवीजन या डिवाइड कहते हैं। तो आपने स्क्रीन पर अपनी कमांड बार में DIV लिख के एंटर करना है। DIV लिख के आप एंटर करेंगे, DIV लिख के एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, ठीक है। मुझे नीचे वाली जो लाइन है जो 1-1 इंच मैंने कम कर दी है इसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो हमें इस लाइन को जो है वो इसके 3 हिस्से बनाने हैं, क्योंकि आप अगर अपने मैनुअल में देखें तो आपके पास 3 इसमें डोर विंडो के नजर आ रहे हैं आपको। तो नंबर ऑफ सेगमेंट मुझे 3 चाहिए, तो 3 सेगमेंट बनेंगे। मैंने यहाँ पे 3 लिख के एंटर कर देना है और अब ये लाइन डिवाइड हो गई है। कैसे पता चलेगा? जब मैं लाइन की कमांड लूंगा और माउस अपने यहाँ पर लाऊंगा तो मुझे नोड की शक्ल में ये शो करेगा। तो ये मेरे पास पहला नोड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से एक लाइन मैंने नीचे की तरफ डाउन कर ली है। इसी तरह फिर लाइन की कमांड लेंगे और यहाँ पर आके ढूंढेंगे नोड, तो ये मुझे दूसरा नोड मिल गया। और इस तरह ये विंडो इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो ये हमने कमांड यूज की है, हमने डिवाइड की और इक्वली इससे हमें डिवाइड कर दे दिया है। और हमने DIV की कमांड यूज करते हुए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर किया, नंबर ऑफ सेगमेंट मुझे जितने सेगमेंट्स होते हैं 3 सेगमेंट का मतलब है मुझे 3 पोर्शन चाहिए तो वो 2 नोड देगा। 4 सेगमेंट का मतलब है 3 नोड देगा, आपको 4 सेगमेंट मिलेंगे। तो 3 सेगमेंट में 2 नोड मिले और ये दोनों नोड हमने इसके साथ मिला दिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमने विंडो को क्योंकि आप सामने से दिखा रहे हैं और इसकी भी प्रॉपर्टीज बतानी है, तो ये ग्लास विंडो है। तो ग्लास को शो करते हैं इस तरह से, ग्लास के लिए हम यहाँ 3 लाइन इस तरह से जैसे परसेंटेज का साइन होता है तो इस तरह से बना देते हैं। तो इसको मैं बनाने का भी आप लोगों को एक आसान तरीका बता देता हूँ, ताकि जो इसमें हमने ग्लास का सिंबल यूज किया है जैसे कि मैनुअल में आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आसान तरीकेकार इसका ये है कि आप अपने अंदाजे से सेंटर में कहीं बॉक्स बना लें और बॉक्स बनाने के बाद हम उसको हैचिंग करेंगे।
ठीक है। तो हैचिंग हम अभी हमारे इस सेक्शन में काफ़ी चीज़ों की हैचिंग हमारी बाकी है, हमने कोई भी हैचिंग नहीं की है। तो पहले हम दूसरी चीज़ों की, ज़रूरी चीज़ों की हैचिंग कर लेते हैं, बाद में इस ग्लास विंडो को शो करना है, इसकी भी हैचिंग से मैं आपको ये भी बनवा दूंगा। तो सबसे पहले हम हैचिंग करने जा रहे हैं, और हैचिंग के लिए अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लें। हैचिंग की शॉर्टकट की है H, और यहाँ से भी आप हैचिंग ले सकते हैं, ये भी हैच का टूल बार है, यहाँ से भी आप हैचिंग ले सकते हैं। H लिख के एंटर करना है, और उसके बाद आपने ऐड पिक पॉइंट में जाना है, और ऐड पिक पॉइंट में जाने के बाद आपने जिस भी बाउंड्री को हैच करना है, जिस हिस्से को, वो क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे कंक्रीट हैचिंग करनी है स्लैब के लिए, तो मैंने स्लैब पे क्लिक करना है, और इस तरह से 1 बाय 1 मुझे जहाँ जहाँ हैचिंग करनी है वहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता रहूँगा। H एंटर, ऐड पिक पॉइंट, और इस बाउंड्री पे मैंने क्लिक करा, इसके अंदर लाइन से टच नहीं करना है, अंदर कहीं भी क्लिक करना है। इसी तरह प्लेन बीम भी कंक्रीट की है, इस पे भी मैंने क्लिक कर लिया, और दूसरी प्लेन बीम भी कंक्रीट की है, इस पे भी मैंने क्लिक कर लिया, ताकि सारी कंक्रीटिंग जो है वो एक ही दफा में हो जाए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट करना था, वो मैंने किया, और उसके बाद एंटर करना है। दोबारा हम इसी विंडो में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ब्राउजिंग के लिए पैटर्न है कि कौन सा पैटर्न आपको यूज करना है। तो ये 3 डॉट जो है ये हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में ब्राउज करने के लिए होते हैं कि आपको ब्राउजिंग करनी है, और हमें यहाँ पर जाना होगा अदर प्री डिफाइंड में, जहाँ पर हमें कंक्रीट का मिलेगा और दूसरे सिंबल्स मिलेंगे। अगर ब्लॉक की वॉल हमें सामने से दिखानी है तो किस तरह नजर आएगी, तो हमने यहाँ पे कंक्रीट का सिंबल लेना है, और इस पे मैं ओके करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्केल नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो स्केल को आप इंक्रीज कर सकते हैं, और मैं इसे फिलहाल 4 या 5 कर लेता हूँ। ये मुख्तलिफ स्केल फैक्टर के ऊपर मुख्तलिफ होता है स्केल, हम इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैं 5 करके इसे एंटर या ओके कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये कंक्रीट की हैचिंग हो गई है। ठीक है, इसका स्केल बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये एडिट हो जाएगा। आप इसका स्केल कम कर देंगे तो और ज़्यादा इसके अंदर कंक्रीट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये डिपेंड करता है कि आपने क्या स्केल फैक्टर लिया है और किस तरह आपको अपने सिंबल शो करने हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कंक्रीट का सिंबल, और अब हम यूज कर रहे हैं वॉल का, यानी कि हम ब्लॉक मशीनरी, ब्लॉक की दीवारें, ब्लॉक की वॉल है, इसको मैं ब्लॉक की वॉल में आप ये हैचिंग दोबारा से देखेंगे। H लिख के एंटर करना है, ऐड पिक पॉइंट में जाना है, और दीवारें मेरे पास कहाँ कहाँ है, ये वाली राइट की वॉल है और लेफ्ट की वॉल है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रही हो तो आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लीजिएगा, H एंटर करेंगे, और एक साइड को आप ले लें पहले, और उसके बाद आप दूसरी साइड को ले लें। और अगर ये इसी तरह से एरर आता रहे तो आप जो है वो 1 बाय 1 करके हैचिंग करेंगे। H एंटर करना है, और ऐड पिक पॉइंट में जाके पहले मैं इस वॉल को ले लेता हूँ, एंटर करना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे ब्लॉक मशीनरी के लिए दोबारा लोड करना है, और ANSI जिसे कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जाने के बाद ये जो डबल लाइन वाला सिंबल आ रहा है ये है ब्लॉक मशीनरी को शो करने के लिए। इस पर मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, और इसका भी स्केल हम चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी आप रखना चाहें। 5 रख के चेक कर लेते हैं, मैंने 5 रख के ओके किया है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। आप अगर इसे मजीद थोड़ा सा गैप मजीद बढ़ाना चाहें तो आप इसे 10 कर दें, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी डबल लाइन। यही हैचिंग मुझे सामने भी करनी है। H एंटर, ऐड पिक पॉइंट, और इस पर मैंने क्लिक किया, एंटर किया, और यही मेरे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इस 5 को मैं 10 कर दिया है और ओके कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास वॉल की हैचिंग भी आ गई है, ये कंक्रीट की हैचिंग शो कर रही है, और ये प्लेन बीम के लिए कंक्रीट की हैचिंग है, ये भी आ चुकी है। ठीक है, ग्लास के लिए मैं ग्लास के लिए जो हैचिंग करने का आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो तरीकेकार ये है कि आपने एक विंडो पे सेंटर में अपने अंदाजे से कहीं भी ये रेक्टेंगल की मदद से ये बॉक्स बना लिया है, और आप इसको एक दफा फिर हैच करने जा रहे हैं। H एंटर, ऐड पिक पॉइंट से आपने इसके सेंटर में कहीं भी क्लिक किया है, एंटर किया है, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सिंगल लाइन के ऊपर। मैं ग्लास के लिए जो सिंगल लाइन देनी है, मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन वाले ANSI पे जो सबसे पहला सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक करके ओके करना है, और इसका स्केल में रख लेता हूँ पहले रैंडम 8 करके देख लेते हैं। 8 में ये बहुत सारी लाइन आ रही है, मुझे स्केल और मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, 15 या 20 25 कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये कम से कम लाइन मिले। मैं इसको मजीद एक्सटेंड करके 30 कर लेता हूँ, 3 लाइन मिल रही है, तकरीबन काफी है, ग्लास का सिंबल बन जाएगा। अब इस रेक्टेंगल को मैं इरेज कर दूंगा, तो ये मुझे इस तरह से ये ग्लास का सिंबल बन जाएगा। इसको मैं मजीद ऑर्थो ऑन करके कॉपी कर दूंगा, दूसरा और तीसरा स्टेप। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर लिया है, और ये हमारा जो इसका सेक्शन कट किया है ये हमारा हो गया कंप्लीट। और इसके बाद अब हमें इसमें मजीद कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि ये हमारे पास चला रहा है सेक्शन AA, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा सेक्शन AA की। इसके नीचे प्लान है तो प्लान लिख दूंगा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फिनिश ग्राउंड लेवल पर, और यहाँ पे दिया हुआ है फिनिश फ्लोर लेवल, ये फिनिश ग्राउंड लेवल, तो इसको हम लिख देंगे टैक्सी कमांड में जाकर। और जिस तरह से वो एरो मैंने एक दफा बनाया था
थोड़ा बहुत टेक्स्ट जो रह गया वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक आपने इसका प्रिंट लेकर आना है और आप लोग का पूरा वीक है इसको बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर कॉपी करने के लिए आप किसी भी सिस्टम की ड्राइव डी में से ये सिस्टम कॉपी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे मैनुअल में एक चीज़ें रह गई है वो ये है कि ये टेक्स्ट की कमांड जो लेफ्ट साइड पर लिखी हुई है, ये हमारे पास एक फिनिश ग्राउंड लेवल है, फिनिश फ्लोर लेवल, और एक मेरे पास है फिनिश ग्राउंड लेवल। यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट लिखना है और हमारे पास इसको शो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट की कमांड, एमटी लिख के एंटर कर दें और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखा हुआ है? एलिवेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एलिवेशन यूज कर ली है, जो हमने टेक्स्ट की कमांड यूज की थी। अगर बॉक्स आपका कम है तो आप उसे इस तरह से इलाज कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा अगर ये हाइट से कम कर देते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑन करते हैं, इसको 10 इंच या 5 इंच के लिए आते हैं, ओके कर देते हैं। और ये एलिवेशन हमारा एलिवेशन है और ये हमारे पास नीचे लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल हमारा 0 फीट 0 इंच है, इसको भी एडिट कर लेते हैं। एलिवेशन 0 फीट 0 इंच, ये हमारा 2 फीट का आ गया है। और ये हमारा सेक्शन ए है, इसको एडिट कर लेते हैं कंट्रोल ए में, SECTION सेक्शन A-A, इसको ओके कर लेते हैं। बल्कि